चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की इक्वेशन डेवलप की थी और आज हम ये बात प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होते हैं। मीन्स ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? जिनके वाइब्रेशन प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो यहाँ मैक्सवेल ने जैसे बताया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों ही प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। मैक्सवेल इक्वेशन, जैसा कि हम जानते हैं मैक्सवेल इक्वेशन जो है, चार मैक्सवेल इक्वेशन है। डाइवर्जेंस डी इक्वल्स टू रो, डाइवर्जेंस बी इक्वल्स टू जीरो, कर्ल ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल टी एंड कर्ल एच इक्वल्स टू जे वेक्टर प्लस डेल वी ओवर डेल टी वेक्टर। तो हमने मैक्सवेल इक्वेशन को फ्री स्पेस में कन्वर्ट कर लिया। फ्री स्पेस को हम जानते ही हैं कि फ्री स्पेस के केस में रो इक्वल्स टू जीरो होता है और सिग्मा इक्वल्स टू जीरो होता है, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट होता है, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब ये वैल्यूज हम यहाँ रखते हैं तो हमारी जो मैक्सवेल इक्वेशन है फ्री स्पेस में, डाइवर्जेंस ई इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे। और डाइवर्जेंस एच इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। कर्ल ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट डेल एच ओवर डेल टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। एंड कर्ल एच इक्वल्स टू, अब जे वेक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि सिग्मा जीरो होता है फ्री स्पेस के केस में, तो इसलिए कर्ल एच जो है ये इक्वल्स टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। ये चारों इक्वेशन हम पहले भी एक बार ड्राइव कर चुके हैं। इन इक्वेशन की हेल्प से लास्ट टाइम हमने जो है इनके प्रोपेगेशन की इक्वेशन जो है डेवलप की थी। डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई ओवर डेल टी स्क्वायर, से इट इज इक्वेशन नंबर 5, एंड डेल टू एच ओवर वो डेल टू एच माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू एच ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमें वेलोसिटी ऑफ वेव को प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन डेवलप हुई थी लास्ट टाइम। तो ये हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो इनके सॉल्यूशन जो है उनको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन जो है इक्वेशन नंबर 5 का हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू ये पोजीशन वेक्टर का और टाइम का फंक्शन होगा, तो ERT की फॉर्म में इसे लिखा जाता है। तो ERT जो है ये इक्वल्स टू होगा E नॉट R वेक्टर, जो कि एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, और e टू द पावर माइनस आई, ये याद रखना होगा आपको हमेशा कि ये इस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन होता है, k डॉट r वेक्टर जियोरितिक माइनस ओमेगा टी। और इसी तरह से हम h का लिख सकते हैं, एंड h इक्वल्स टू r वेक्टर t h नॉट
आर वेक्टर एक्सपोनेंशियल e टू द पावर एक्सपोनेंशियल या e टू द पावर आई के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। तो इक्वेशन नंबर 5 का ई वाला जो है वो सॉल्यूशन होगा और इक्वेशन नंबर 6 का ये एच वाला फैक्टर जो है ये सॉल्यूशन होगा। तो चलिए फिर इससे हम देखिए किस तरह से ट्रांसवर्स नेचर प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ टर्म जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वो टर्म है हमारे डेल ऑपरेटर, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसको आप डिफाइन करते हैं आई कैप डेल ओवर डेल एक्स से प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। और इसी तरह से हम ई नॉट को भी डिफाइन कर सकते हैं, ई नॉट और एच नॉट को। जैसे ई नॉट होगा वैसे ही एच नॉट भी होगा। तो ई नॉट जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं आई ई नॉट एक्स प्लस जे कैप होंगे ये यूनिट वेक्टर ई नॉट वाई एंड के ई नॉट जेड। इसी तरह से यहाँ हम प्रोपेगेशन वेक्टर जो के वेक्टर और आर वेक्टर हैं, पोजीशन और प्रोपेगेशन वेक्टर, इनको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो के वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं आई के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के के जेड। के और यूनिट वेक्टर के को डिफरेंस करने के लिए के ऊपर कैप लगा दिया है, के यूनिट वेक्टर। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर आर जो है इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये आपको पता ही है वैसे भी कि आर वेक्टर की जो वैल्यू होती है ये आई एक्स प्लस जे वाई एंड के जेड होती है। तो यहाँ अगर आप देखें टर्म आ रहा है हमारे पास के वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो हम के डॉट आर वेक्टर भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो के वेक्टर डॉट आर वेक्टर की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई, क्योंकि आई आई जे जे के 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। तो वाई के वाई एंड जेड के जेड।
तो इस तरह से हमने जो हमारे कैलकुलेशन में टर्म यूज होने हैं हमने उनको डिफाइन कर लिया। तो चलिए अब काम शुरू करते हैं। जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डाइवर्जेंस ई और डाइवर्जेंस एच जो है, हालांकि इनसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, लेकिन हमने इक्वेशन 3 और 4 को लेकर चलते हैं, इनसे कैलकुलेट करते हैं ट्रांसवर्स नेचर। इसका मेन रीज़न ये है कि कर्ल ई हमें एच वेक्टर प्रोवाइड कर रहा है और कर्ल एच वेक्टर जो है वो ई वेक्टर इक्वेशन में आ रहा है, तो इससे कैलकुलेट करना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हमने चलिए पहले इक्वेशन नंबर 3 ले लिया, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं तो सिमिलरली करके एच के लिए भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 3 से कैलकुलेट करते हैं, कर्ल ई को डिफाइन करते हैं। तो चलिए कर्ल ई को लेते हैं। नाउ कर्ल ई, तो कर्ल ई की वैल्यू कितनी बनेगी ये हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, अपने जो टर्म हमने डिफाइन किए हैं इनको रखकर। कर्ल होता है हमारा डेल क्रॉस ई वेक्टर, और ई वेक्टर की अगर हम वैल्यू रख दें तो डेल क्रॉस ई वेक्टर की वैल्यू है ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। डेल ई नॉट के डॉट आर वेक्टर, इनकी वैल्यूज अगर हम रख दें तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई, ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू रख रहे हैं हम, डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। फिर क्रॉस प्रोडक्ट, अब ई नॉट की वैल्यू रखें तो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी आई ई नॉट एक्स प्लस जे ई नॉट वाई, ई नॉट वाई प्लस के ई नॉट जेड। इंटू ई टू द पावर आई के डॉट आर वेक्टर की वैल्यू हमने ये डिफाइन की है एक्स के एक्स वाई के वाई प्लस जेड के जेड, मीन्स आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड माइनस ओमेगा टी। अब हम इसको जो है क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से खोलेंगे, मीन्स वही डिटर्मिनेंट बनाकर। तो पहले आई जे के आ जाएगा फर्स्ट लाइन में, फिर आपके डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड सेकेंड रो में, फिर थर्ड रो में ई ओ एक्स एक्स के एक्स ये पूरा ई वाला फैक्टर ई टू द पावर वाला फैक्टर, फिर ई ओ वाई फिर पूरा ई वाला फैक्टर एक्सपोनेंशियल वाला, फिर ई नॉट जेड थर्ड कॉलम में,
थर्ड रो में थर्ड कॉलम में ई नॉट जेड और फिर ई टू द पावर माइनस आई, ये पूरा वाला फैक्टर। और अगर हम इसको डिटरमिनेंट के रूल से इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आती है तो उस वैल्यू को हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन ना दिखाकर। तो ये वैल्यू आती है आई, क्योंकि डिफरेंशिएशन है तो ये जो ई टू द पावर में आई कॉमन है ये नीचे आ जाएगा, इनटू अब आपके जो है यूनिट वेक्टर वाले टर्म आने शुरू होंगे। तो आई यूनिट वेक्टर और पहला वाला जो टर्म आएगा ये आएगा ई ओ जेड के वाई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ई ओ जेड के वाई, क्योंकि एक्स वाला फैक्टर है वो हाइड हो जाएगा, के वाई माइनस ई ओ वाई के जेड, माइनस ई ओ वाई के जेड। ये एक्स वाले टर्म में ऐसे आएगा। जब हम जे वाला टर्म हाइड करेंगे, मीन्स वाई वाला जो टर्म है उसको हाइड करेंगे, तब जो वैल्यू आएगी वो एक्स और जेड की टर्म में आएगी, यानी जे यूनिट वेक्टर ई ओ एक्स के जेड, ई ओ एक्स के जेड माइनस ई ओ जेड, ई ओ जेड के एक्स और फिर लास्ट में जो जेड वाला टर्म है मीन्स के वाला टर्म, इसको जब हाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी एक्स और वाई की टर्म में, मीन्स ई ओ वाई के एक्स, ई ओ वाई के एक्स माइनस ई ओ एक्स के वाई। और ई टू द पावर इंटरेस्टिंग चीज़ ये, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला फैक्टर है, डेल वाला टर्म है यहाँ पर, तो ये पूरा के पूरा फैक्टर जो है ये सेम ऐसे कैसे ही बना रहेगा, ये पूरा फैक्टर जो है ऐसे कैसे ही बना रहेगा। तो इसको हम वापस उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई के आर वेक्टर माइनस के डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। इसे पूरा के पूरा इसी फॉर्म में वापस से लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा टी। तो अगर हम इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी के ऊपर गौर करें तो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी जो है ये हमारी डिनोट करती है के क्रॉस ई नॉट वेक्टर। यानी अगर हम के क्रॉस ई नॉट वेक्टर को डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करें, उन्हीं वैल्यूज को रखकर जो हमने डिफाइन की हुई है के और ई नॉट की, तो ये वैल्यू जो ब्रैकेट में हमने लिखी है इसके बराबर आएगी। तो हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं के क्रॉस ई नॉट वेक्टर से, बाकी ई टू द पावर आई के डॉट आर वेक्टर सेम रहेगा, पूरा फैक्टर ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, के डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, ये पूरा के पूरा फैक्टर ऐसे ही आ जाएगा। अब इस फैक्टर को अगर हम ई नॉट के साथ जोड़ दें तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वापस ई आर से, यानी इसको हम लिख सकते हैं कर्ल ई इक्वल्स टू कर्ल ई इक्वल्स टू
आई के क्रॉस ई, के क्रॉस ई। तो देखिए कर्ल ई का रिप्रेजेंटेशन हमें के क्रॉस ई की टर्म में आ गया, यानी कर्ल ई की जो वैल्यू आई वो आई के क्रॉस ई। इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया, ये पहले कितनी आई थी हमारे पास, इससे पहले 6 तक थी, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दिया। तो कर्ल ई का रिप्रेजेंटेशन मिल गया हमें आई इक्वल्स टू के क्रॉस ई। चलिए अब दूसरी साइड आते हैं। तो इक्वेशन 3 को लेकर चल रहे थे हम, तो इक्वेशन 3 में कर्ल ई का हमने निकाल लिया, डेल एच ओवर डेल टी और निकाला। तो एच वाला टर्म हमारे पास है ये, ठीक है। तो इसमें अगर हम डेल एच ओवर डेल टी लगाएं तब देखिए क्या वैल्यू आती है। फर्दर डेल एच ओवर डेल टी इक्वल्स टू, तो डेल ओवर डेल टी एच नॉट, एच की वैल्यू रख दी हमने एच नॉट ई टू द पावर आई के आर ओमेगा टी, के आर माइनस ओमेगा टी, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये वैल्यू हमने एच की रख दी, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये वैल्यू आएगी ओमेगा आई माइनस आई ओमेगा टी, सॉरी टी तो आएगा ही नहीं, माइनस आई ओमेगा एच नॉट कांस्टेंट रहेगा, यानी एच नॉट ई टू द पावर आई, क्योंकि के आर माइनस के डॉट आर जो है ये तो कांस्टेंट रहेगा टी के केस में, क्योंकि ये तो पोजीशन वाले टर्म है, तो ये फैक्टर ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो इसको डिफरेंशिएशन करें अगर विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे ये आएगा फैक्टर, और ये पूरे फैक्टर को हम एच से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि डेल ओवर डेल एच ओवर डेल टी की वैल्यू जो आएगी माइनस आई ओमेगा एच आएगी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन 7 और 8 को यहां से डेल एच ओवर डेल टी की वैल्यू आ गई, कर्ल ई की वैल्यू 7 से आ गई, इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम रख दें इस इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखिए क्या वैल्यू बनती है, फ्रॉम इक्वेशन 3, 7 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशंस 3, 7 and 8, we have तो कर्ल ई की जगह हमने रख दिया आई के क्रॉस ई के क्रॉस ई माइनस म्यू नॉट
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आई म्यू नॉट ओमेगा एच, ये वैल्यू बनी। तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि k क्रॉस h की जो वैल्यू बनी, k क्रॉस h इक्वल्स टू सॉरी k क्रॉस e, h नहीं कर्ल e है ना, तो इक्वेशन नंबर 7 में e आएगा, तो ये e वेक्टर होगा ये। तो k क्रॉस e की जो वैल्यू बनी, ये बनी म्यू नॉट ओमेगा एच, से इट इज इक्वेशन नंबर 9। इसी तरह से अगर हम h वेक्टर के लिए करें, सिमिलरली फॉर h वेक्टर, तो ये आता है k क्रॉस h वेक्टर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ई वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ई वेक्टर, यानी इक्वेशन 4 को लेकर अगर हम सॉल्व करें इसे, तो ये वैल्यू आएगी दिस वन, इक्वेशन नंबर 10 फ्री स्पेस के लिए। तो देखिए यहां से हम कितना इंटरेस्टिंग हमें वो, के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी के और ई का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उस अगर सपोज ये हमारे के वेक्टर की डायरेक्शन है, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये सपोज हमारे ई वेक्टर की डायरेक्शन है, तो अगर हम k क्रॉस ई लें, तो k क्रॉस ई ये, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, एच वेक्टर, और यही हमारी इक्वेशन नंबर 9 बता रही है, ठीक है, कि k क्रॉस ई इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट जो है वो एच वेक्टर होगा। और इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 10 को देखें, तो k क्रॉस एच, k कर्ल एच, k क्रॉस एच, ठीक है, तो इसके रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मींस ई वेक्टर है ये। तो इक्वेशन नंबर 9 और 10 से ये बात प्रूव होती है कि ई वेक्टर और के वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एच वेक्टर है, और एच वेक्टर एंड के वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई वेक्टर है। इसका मतलब ये दोनों ही वेक्टर जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। मींस दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है 9-10 ये ड्राइव होकर आए, जो प्रेडिक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की है। यहां से हम एक काम और कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 9 और 10 से अगर हम देखें, तो यहां इन दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं।
ई और एच वेक्टर के बीच में, मीन्स रिलेशन बिटवीन ई वेक्टर एंड एच वेक्टर। ई और एच वेक्टर के बीच में रिलेशन भी निकाला जा सकता है। तो हम अगर इक्वेशन नंबर 9 को देखें तो क्योंकि के और ई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो के डॉट ई जो है वो, सॉरी, के क्रॉस ई जो है, इसको हम लिख सकते हैं के ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो के डॉट ई इक्वल्स टू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट ओमेगा ई एच म्यू नॉट ओमेगा एच। और इसी तरह से हम इक्वेशन 10 से लिख सकते हैं के एच साइन 90, यानी के एच इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ओमेगा एच ओमेगा ई। और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो के कैंसिल हो जाएंगे, तो डिवाइड करने पर हम लिख सकते हैं ई ओवर एच इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर म्यू नॉट ई म्यू नॉट एच ओवर एप्सिलॉन नॉट ई। और यहां से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और ई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट या ई वेक्टर ओवर एच वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आ गई कि ई ओवर एच की वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट से। अब फ्री स्पेस के केस में म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट इनकी वैल्यू डिफाइन की जा सकती है। तो अगर हम इनकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और अगर मैं 4 पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 पाई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी अंडर रूट 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारी आती है 376.73।
376.73। इसकी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, और एच मैग्नेटिक फील्ड एच की वैल्यू होती है एम्पियर पर मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गए, तो वोल्ट पर एम्पियर होता है रेजिस्टेंस यानी ओम, इसकी यूनिट होगी ओम्स, कितने ओम्स। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं फ्री स्पेस के केस में कि ये 377 ओम्स। और ओम्स जैसा कि रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, तो ये जो फैक्टर है E/H, ये वेव का रेजिस्टेंस डिनोट करेगा। इस फैक्टर को हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो E/H को जो है, इसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे कैलकुलेट किया जाता है इस तरह से। तो फर्दर हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि हम रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं E और H के बीच में, तो फर्दर हम इसमें काम कर सकते हैं कि अगर हम देखें यहाँ, तो हमने E इक्वल्स टू डेवलप किया है म्यू नॉट ओमेगा H। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मतलब E इक्वल्स टू म्यू नॉट, ऐसे जनरल टर्म ले लेते हैं म्यू, तो E इक्वल्स टू म्यू ओमेगा H होगा। ओमेगा अगर हम वेव वेलोसिटी की टर्म में इसे लिखें या फेज वेलोसिटी की टर्म में लिखें, तो ओमेगा जो है V इक्वल्स टू होता है ओमेगा ओवर के। तो जो ओमेगा है ये हो जाएगा V इंटू के H। एक के रह गया, यहाँ पे के था पहले, के इक्वल्स टू इतना था, तो के से के कैंसिल हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं E/H इक्वल्स टू म्यू वी। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सी की वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू सी। तो यहां से एक और इंटरेस्टिंग रिलेशन आ गया निकलकर, अगर आप देखें H वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें अगर इसका हम, तो ये बन जाएगा म्यू सी म्यू H इक्वल्स टू E वेक्टर, और म्यू H बन गया B वेक्टर। तो B वेक्टर इक्वल्स टू आ गया E/C। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, जो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन है वो हम एस्टैब्लिश कर लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से। तो बड़े आसानी से ये बात प्रूव की जा सकती है। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं।